डिस्कशन करेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फ्रिक्शन. उसके बाद फिर कुछ और फर्दर और डिस्कशन हम करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस टू थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड अनदर पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज एंगल ऑफ रिपोज. तो पहले ये दो चीजों को डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम कुछ चीजों पे और डिस्कशन करेंगे. देखिए सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, एक ही मतलब है इसका. ठीक है, तो टॉपिक डाल दो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? ध्यान से देखिए. मान लो सर, इफ वी हैव अ बॉडी ऑन दिस सरफेस लाइक दिस, या आपने किसी बॉडी को रखा है इस सरफेस पर, तो आपको मालूम है कि this surface will exert a force known as normal reaction onto this body. यही तो होता है. और मान लो कि आपने इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो अगर if you tend to move the body towards right, what do you think, what will be the direction of friction? Will there be any friction or not? If the surface is rough, what will be the direction of friction? सर फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली ऑपोजिट, है ना? वेरी गुड. obviously opposite to the direction in which you have applied the external force, उसके opposite लगेगा ये. तो अगर opposite लगेगा तो इसका मतलब है कि direction of friction इधर लगेगा. तो सर अगर force हम इधर लगाते तो friction उसका opposite लगता. तो you can take any of the direction of the force and opposite to that you will exert the frictional force. ठीक है, तो इस बॉडी पे ultimately how many forces are acting? One is normal reaction and another one is your friction. क्लियर है बेटा? इस फ्रिक्शन को मैं चाहूं तो यहां भी दिखा सकता हूं, मेरी मर्जी, यहां दिखा दूं या यहां दिखा दूं. तो एक बात याद रखो कि अभी जो मैं जितनी भी बॉडी ले रहा हूं ना, जो भी ये बॉडीज लेता हूं मैं, ब्लॉक है ना, उन सारे बॉडीज पे आई कैन शो ऑल द फोर्सेस एट इट्स सेंटर. मतलब ब्लॉक पे जो हम फोर्सेस शो करते हैं ना, वो सेंटर पे उसके शो कर सकते हैं. तो आप नीचे दिखा दो या ऊपर दिखा दो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तायरा, मैंने बोला कि अगर इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगा दिया टुवर्ड्स राइट, तो इस बॉडी पे अगर आपने फोर्स राइट की तरफ लगाया है बेटे, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. और अगर मान लो ये फोर्स आपने लेफ्ट की दिशा में लगाया होता, तो यही फ्रिक्शन लगता टुवर्ड्स राइट. तो विच एवर डायरेक्शन यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, अपोजिट टू दैट विल एक्ट द फ्रिक्शन. यही तो होगा. अब इस फ्रिक्शन को सर ऐसे तो लगता है सरफेस के बीच में, मतलब अगर ये बॉडी है और ये सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा. बट इसको अगर हम सेंटर पे भी ऐसा दिखाना चाहें, मतलब ये फ्रिक्शन अगर मैं उठा के सेंटर पे दिखाना चाहूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. आई कैन इवन शो दिस फ्रिक्शनल फोर्स एट द सेंटर. बट हाँ, याद रखो, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. बट यस, अगर ब्लॉक्स गिवन है तो ब्लॉक्स के केस में अगर इफ यू शो दैट फ्रिक्शन ऑन द सेंटर, देन ऑल्सो देयर विल बी नो इशू. डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो. यस सर. अब देखिए सर, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा. सर अगर दो फोर्स लग रहे हो सर, दो फोर्स लग रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर एक ये फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है और दोनों 90 डिग्री पर है, तो दोनों का अगर हम वेक्टर सम लेंगे तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कुछ? क्या बोलते हो सर? यस. इसको मान लो मैं रिजल्टेंट फोर्स कह लूं एफ नेट. ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक एन है और दूसरा एफ है, यही तो है? एक एन और दूसरा एफ, इन दोनों का ये रिजल्टेंट आएगा. दिस इज योर एफ नेट. ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा विच इज एफ नेट. इसी एफ नेट को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. कौन सा फोर्स कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब जो ये एफ नेट आएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर होगा या नहीं? टेल मी यस और नो. भाई बिकॉज अगर दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो आई कैन सिंपली राइट द सम ऑफ वेक्टर एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही तो करते हो ना, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको. यस सर. इसी एफ नेट को बेटे हम कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं. इस एफ नेट को हम कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, दिस एफ नेट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. सो एफ नेट अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस. वन इज कॉल्ड एज normal reaction
and another one is called as friction. तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो सम है, जो रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. खैर ये 11th में आपके मेंशन नहीं होता है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये बता दिया कि n स्क्वायर प्लस ऑफ एस स्क्वायर को आप कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हो. अब आते हैं दूसरी बात पे. यस बोलो सर. वो छोटा एफ नेट नहीं होगा? छोटा एफ नेट बेटा, क्यों बेटा छोटा एफ नेट का मतलब नहीं समझ में आया, बताइए. फ्रिक्शन का एफ नेट. नहीं नहीं, बिकॉज यू आर एडिंग द टू फोर्स ना, वन यू आर एडिंग द नॉर्मल रिएक्शन एंड यू आर एडिंग फ्रिक्शन. अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस फ्रिक्शन आइदर यू कैन शो इट हेयर और यू कैन शो इट हेयर, है ना. मैंने क्या बोला था कि फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस, बट आई कैन इवन शो दिस फ्रिक्शन ऑन द सेंटर ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि ये दो फ्रिक्शन लगे, नहीं नहीं, ये उसी फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. Yes. Sir, I'm What? asking, would it be friction connect because it's on the F wala side? No, it is not called as friction net. It is called as contact force. Why it is not called as friction net? Because it is not the sum of the frictions only, right? One force is friction and another force is normal reaction. If you simply say a net friction means all the forces should be frictional. Then only you will get the net friction force. Did you understand? But if all the forces are not frictional, so the term should not be called as net friction. Did you understand? इशिका, Yes, sir. मान लो कि अगर आप मान लो कि अगर आप बॉडी का मास ऐड कर रहे हो, या आप एक बात समझो ना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, तो आप सिंपली उसको नाम दो एफ नेट, नेट फोर्स, अगर आप दोनों को ऐड करो, राइट. बट अगर आपका एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है और दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसको आप नेट ग्रेविटेशन कहोगे, तो ये बात सही नहीं होगी, बिकॉज बोथ द फोर्सेस विच यू आर एडिंग इज नॉट ग्रेविटेशनल, नाइदर दे आर फ्रिक्शनल. तो इसलिए कॉल देम एज नेट फोर्स, बट डोंट गिव इट अ लेबल ऑफ नेट फ्रिक्शन और नेट gravitational force, because both the force is not frictional or both the force is not gravitational, right? Yes, That is sir. why I have written it as F net. Sir, after completing this chapter, please keep 1 or 2 class for doubt and question, as the I am not able to solve question. कोई नहीं, Saturday, most probably next week Saturday, I'll give you an extra class for your doubt. Or if you want some other time, you can talk to the management. They will provide you other timings in which I can solve your doubts. Sir, different Anyways, type के questions भी करवा देना. whatever you will ask, I'll solve those, right? Okay, चलिए सर, अब हमने क्या पढ़ना था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको इस नेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, ये एंगल दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इस थीटा को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. एंड हाउ डू वी डिफाइन दिस थीटा? तो वी सिंपली डिफाइन दिस थीटा एज द एंगल बिटवीन the resultant force and the normal reaction, ठीक है, is known as the angle of friction. उसी को हम सिंपली क्या नाम दे देते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल बिटवीन एफ नेट, दैट इज द नेट फोर्स. नेट किसका, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का. एंड एंगल बिटवीन एफ नेट एंड एन is known as angle of friction, is known as angle of friction, as angle of friction. अब एक और बात समझ लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सर क्या क्या कराया सर, ये पहली चीज है जो हम कर रहे हैं, इसको हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया, ये पहली चीज है जानवी. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली द एंगल ऑफ नेट फोर्स, नेट किसका, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्ट आएगा, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो देखो मुझे एक बात समझाओ, ये आपको दिख रहा है, मैं फिर से ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपने फोर्स का नाम लिया नॉर्मल, इस फोर्स का नाम आपने लिया फ्रिक्शन, ठीक है सर, इस फोर्स का आपने नाम लिया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन और ये नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का जो ये है, ये रिजल्ट कहलाएगा एफ नेट. ये आपका जो फोर्स है, ये आपका नाम लिया आपने एफ नेट. अरे ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा. हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है.
सर मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक अगर मैं ये ऐसे ले लूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऊपर वाला देखो इसको, यस कैन आई क्लेम दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल? ये एफ नेट है सर, नो इश्यू विद दैट। इस एफ को मैं इधर भी तो दिखा सकता हूं, सोच के देखो भाई, अगर दो टू लाइंस आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसी लाइन इधर भी तो 10 सेंटीमीटर शो कर सकता हूं या नहीं? टेल मी यस और नो, हरी अप। Yes, sir. ओके, तो इफ आई रिप्रेजेंट दिस एफ हियर, तो कैन आई राइट इस ट्रायंगल में देखो, कैन आई राइट tan ऑफ थीटा, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड आई नो द वैल्यू ऑफ बेस। बेस इज व्हाट? तो बेस इज दिस फोर्स व्हिच इज नॉर्मल रिएक्शन, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर व्हिच इज f डिवाइडेड बाय n, तो दिस विल बी द tan थीटा। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया tan थीटा का। अब ये जो tan थीटा है, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, याद रखो दिस इज द एंगल बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू एन अपॉन एन। अगर मैं ऐसा कर दूं तो n से n विल बी कैंसल्ड आउट, तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ इज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट? दिस इज द tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अगर मुझे थीटा निकालना हो तो आई विल टेक tan टू द अदर साइड एंड दिस विल बिकम इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये जो आपका फाइनली आया है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात? यस सर नोट करो Yes, इसको। sir. ओके, नोट करिए। डन सर नोट कर लिया? सर नोट कर लिया सर? यस सर। सबने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? डन सर जानवी, इशिका, मोहना, Yes, कैन sir. आई Done. इरेज? ओके, अब Done, इससे sir. पहले कि मैं इससे पहले कि आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज, एंड देन आई विल find the value mathematically. First I'll show you what is angle of repose and then I'll find it mathematically. Try to understand. ये आपको ये कोई सरफेस दिख रहा है? ये देखो, ये नीचे पेंसिल बॉक्स ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर और इस पे ये वॉलेट भी दिख रहा होगा, भारी भरकम सा, यस गरीबों। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इस सरफेस को इंक्लाइन करूं, देखो इंक्लाइन कर रहा हूं, देखो थोड़ा इंक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, Yes, sir. दिख रहा है? क्या वॉलेट इज स्लिपिंग और वॉलेट इज स्टिल स्टेशनरी? Stationary. स्टेशनरी। आई कीप ऑन इंक्लाइनिंग दिस सरफेस। अगर मैं इस सरफेस को इंक्लाइन करता जाऊं तो इस एंगल पे ये वॉलेट स्लिप हो गया या नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। हो गया ना? तो सिंपली एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस at which the body kept on it just start sliding। मतलब ऐसा एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है? इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, दैट बेसिकली एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। मतलब किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का वो एंगल जिसपे अगर उस पे कोई भी बॉडी रखा है तो दैट बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। मैंने वर्ड यूज किया बेटा, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। मैंने ये नहीं बोला कि जस्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग और इट गेट्स एक्सेलरेटेड, इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। पहले तो इस बात को समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट स्टार्ट। सर फॉर एग्जांपल, हाँ बोलो। सर इस पे बॉडी की शेप पे भी तो डिपेंड करेगा एंगल? नो, एक्चुअली नॉट। ये बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज आपको मैंने बोला है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ एंड द एरिया ऑफ द बॉडी व्हिच इज इन कांटेक्ट।
तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. सर मगर अगर हम सिलेंड्रिकल कोई बॉडी रख दे तो कम एंगल Sir, पे ही in that case, the case of rolling will be there. So rolling is different from sliding, बेटा. और वो रोलिंग तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है. मैंने आपसे बोला था कि रोलिंग विल बी डन इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन. समझ रहे हो? तो that is a different thing. That is a different case. I am talking about the sliding case. Sliding case मतलब बॉडी जिसपे स्लिप हो, घूम के नहीं आ रही हो, ओनली स्लाइड करके आ रही हो. आ रही बात समझ में? जैसे आपको वो पार्क के अंदर स्लाइड होते हैं ना, जिसपे बचपन में खेलते थे, Yes, sir. है ना? तो उस स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं, जिसपे आप बैठ गए और ऊपर से नीचे स्लाइड हो गए. नहीं आ रहा. यस Yes, sir. जानवी, एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करने के लिए पहली बात तो ये मैंने बोला कि अगर मान लो ये कोई सरफेस लिया है और इस पे कोई बॉडी रखी है, तो इस सरफेस का कितना एंगल होना चाहिए, एट व्हाट एंगल दिस सरफेस मस्ट बी इंक्लाइंड फॉर दिस बॉडी टू जस्ट गेट स्लाइड ऑन दिस सरफेस. तो उस केस में इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. अभी मैं और डिफाइन करूंगा इसको, बट उससे पहले एक बात सुनो. मैंने जो यहाँ पर वर्ड यूज किया दैट इज जस्ट स्लाइड्स. ये वर्ड बार बार मैं कह रहा हूं, जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जस्ट स्लाइड? पहले तो इस बात को समझो. यस तायरा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? तायरा, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, गलती से हाथ खड़े हो गए. चलो ओके. अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लो मैंने इस पे बॉडी पे फोर्स लगाया. मान लो कि इस बॉडी पे, इस बात को समझना, इस बॉडी पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन मान लो, और मैं चाहता हूं इस बॉडी को मूव करना. तो हाउ मच ऑफ द फोर्स शुड आई अप्लाई ऑन दिस बॉडी? हु विल टेल मी? इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, फ्रिक्शन का, और मुझे इस बॉडी को मूव कराना है. मोर देन तो मुझे 10 कितना मोर देन 10? जानवी ने कहा 11. इशिका, आप क्या कहती हैं? What value of force should I apply on this So body to even just make it move? 10.1 will work. Very good. Even 10.1 will work. So Janvi, it is not necessary that 11 will be the necessity. Even if you apply a force that is 10.1, more than 10, तो more than 10 word अगर मैं कहता हूं तो it is very confusing term. Let's say मैं more than 10 लिखता हूं, according to Ishika it is 10.1, right? But अगर मान लो कि मैं अपने अकॉर्डिंग कहूं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 10.01 is even greater than 10, right? यस सर मेरा मन, मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई ये तो मैंने लिखा तो मेरे मन में और विचार आया, आई गिव इट अ सेकंड थॉट and I wrote this force as 10.00000000000001. Don't you think it is still greater than 10? Yes. Tell me. सर Of course it is still greater than 10, but is it very different from 10 or it is almost equal to 10? यस सर 10 मतलब नहीं होगा. ये डिफरेंस equal. बहुत ज्यादा है या ऑलमोस्ट 10? ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 10. ऑलमोस्ट 10 है, बिल्कुल तायरा. इसका मतलब ये है कि व्हेन वी से दैट कि आई नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स स्लाइटली ग्रेटर, तो इसका मतलब एक बात याद रखो, बैक ऑफ द माइंड रिमेंबर दैट कि द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग वुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 10, बट मैथमेटिकली दैट कैन इवन बी अज्यूम्ड टू बी सेम एज दैट ऑफ 10, क्योंकि स्लाइटली ग्रेटर मींस ये भी तो स्लाइटली ग्रेटर है. बट अगर प्रैक्टिकली मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, राइट? तो कभी भी अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि बॉडी को मुझे जस्ट मूव कराना है और बॉडी पे एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल जो मुझे चाहिए वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 चाहिए. यस, बैक ऑफ द माइंड यू कैन सिंपली से दैट कि इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 10, बट वो स्लाइटली जो ग्रेटर है ना, ये अपने आप में कंफ्यूजिंग टर्म है. दैट स्लाइटली कैन बी 10.01, 10.0001, और that can be 10.000000000001. तो इसीलिए ऐसे केस में हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही मान लेते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? टेल मी यस और नो. यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात सुनो. अब मैं फिर से एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कर रहा हूं. एंगल ऑफ रिपोज, लेट मी डिफाइन दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज. अभी मैंने इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझाया कि angle of repose is basically the angle of inclination of a surface at which the body kept on that just starts sliding. तो अगर मान लो कि बेटे मैं आपसे ये कहता हूं कि this is a inclined surface,
and I know okay you know the meaning of inclined surface. This is an inclined surface which is inclined at an angle of theta, right? And I kept a body on this surface. ठीक है, इसका मास m है बच्चों, और मान लो कि इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। इस sir. ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का, इंक्लाइंड सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो अब मेरा पॉइंट ये कि सर इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, तो अनडाउटेडली चलो मैं फोर्सेस दिखाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि देयर वुड बी n। सर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा विल इट बी mg और नॉट, टेल मी यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और आपको याद हो तो मैंने mg को रिजॉल्व करना सिखाया था, है ना। ये थोड़ा ज्यादा Yeah. इंक्लाइन कर दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, ये थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, एक मिनट। ये मैंने आपको mg को रिजॉल्व करना सिखाया था, और मैंने आपसे बोला था कि द कंपोनेंट व्हिच विल बी ऑपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन, दिस एंगल विल बी थीटा, so this will be equal to mg cos theta and this will be equal to mg sin theta. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, these are the forces. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऑब्वियसली मैं एक बात ये भी कह सकता हूं यहाँ पर कि this body if it will slide, तो in which direction will it slide? Down the incline or up the incline? Down. Down. Obviously down the incline. So the frictional force that will be acting in this case will be opposite to the direction of sliding. अब बेटा ये अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो एक बात तो ऑब्वियस है कि दिस कैन ओनली स्लाइड व्हेन mg sin थीटा इज एट लीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। भाई कब स्लाइड करेगा? जब mg sin थीटा f के बराबर हो कम से कम, तभी तो Yes. स्लाइडिंग शुरू होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं फॉर जस्ट स्लाइडिंग। अरे तुम्हें समझ आया सबको? अभी तो बताया था ना कि अगर 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir, फॉर Arvind. जस्ट स्लाइडिंग डोंट यू थिंक mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन? ये मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूं मैक्सिमम बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। आई डिडंट अंडरस्टूड दिस सर, व्हिच वन यू डिडंट अंडरस्टैंड जानवी? टेल मी व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? You didn't understand the free body diagram or this thing which is mg sin theta is equal to f? अरे एंगल ऑफ रिपोज मैंने यही बताया है कि द एंगल एट विच, अगर मान लो कि मैं ये सरफेस है ये और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा। तो ये एंगल अगर मैं चेंज करता जाऊं तो एट व्हाट एंगल दिस बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग? अभी तो मैंने इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था, अभी मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो वर यू कनेक्टेड एट दैट टाइम और नॉट? देखो जानवी देखो, आई एम गिविंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेन। ये आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, ये सरफेस दिखाई दे रहा है, तो यही बात तो एंगल ऑफ रिपोज, यही तो चीज है। ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो कितने एंगल पे इस सरफेस को मैं इंक्लाइन कर दूं, इंक्लाइन कितने एंगल पे करूं, सो दैट द ऑब्जेक्ट केप ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, ये जो एंगल बनेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन सरफेस के बीच का जो ये एंगल बनेगा, इसको हम जनरली एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। जानवी जल्दी बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, or should I repeat it again? This is called as angle of repose. The angle of the surface, at which angle of the surface at which the body just starts sliding by itself. That is basically called as angle of repose. देखो ये क्यों खुद से क्यों स्लाइड होने लग जाएगा? Because when you will go on increasing this angle which is theta, तो अनडाउटेडली विद द इंक्रीज इन दिस वैल्यू ऑफ थीटा, आपको नहीं लगता कि mg sin थीटा बढ़ेगा? mg sin थीटा विल इंक्रीज, and because mg sin theta will increase, so obviously this force will increase, and at some point this force will become just equal to this friction or greater than friction, and then from there body will start sliding. Did you understand or not?
Yes, sir. ओके, तो एवरीवन एल्स हैज अंडरस्टूड कि स्लाइडिंग के लिए mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Yes, sir. फ्रिक्शन, ये तो सबको समझ में आ गया। नाउ द Yes. सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को, अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू किसके बराबर है इशिका? कैन यू प्लीज टेल मी? mg cos theta. वेरी गुड। n as n is equal to mg cos theta, so I can simply write f is equal to mu mg cos theta and put this f in the equation number 1. So you will write this as mg sin theta is equal to mu mg times of cos theta. Undoubtedly mg and mg will cancel out. mg cancels out. This can be written as sin theta by cos theta is equal to mu. So I can write this as tan theta is equal to mu. So theta is equal to tan inverse mu. Is it clear? This Yes. angle Yes, will sir. be simply called as angle of repose. This theta is simply called as angle of repose. मतलब to slide a body on a surface having this coefficient of friction of mu, you need to have the inclination equal to theta, and that theta will be calculated by the formula of tan inverse mu. मतलब आपको अगर mu पता है तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर विच द बॉडी विल इटसेल्फ स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। समझ में आई बात? अगर आप थीटा की वैल्यू इतनी कर दो तो बॉडी खुद से सरफेस पे स्लाइड होने लग जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। So it's the same as angle of friction. Yes, it is same as angle of friction. मतलब if the surface is not inclined, if it is a planar surface, तो जो angle of friction होता है वही inclined surface पे angle of repose होता है। ठीक है, for the planar surface the angle of friction is same as the angle of repose for the inclined surface. This is the simple meaning. Yes, sir. सर Okay, हाँ जी बोलो। सर आप एक बारी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा वो, इसको एक्सप्लेन करना आसान था तो मैंने कर दिया, बट ये प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इटसेल्फ इज अ थ्योरेटिकल थिंग, मतलब विच कैन नॉट बी शोन। समझ रहे हो? इट इज जस्ट अ टर्म विच इज डिफाइंड, और वो टर्म क्या है? इट इज सिंपली द एंगल दैट इज मेड बिटवीन द नेट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन टू अ सरफेस। तो ये थ्योरेटिकल चीज है ना, कि आप दो वेक्टर का सम अगर मान लो कि कुछ आता है 20, तो उसको प्रैक्टिकली तो हम नहीं शो कर सकते ना कि भाई ये ऐसे वेक्टर लो ऐसे वेक्टर लो। समझ रहे हो सक्षम? यस सर। तो इसको सिंपली एज अ टर्म याद रख सकते हो कि दिस इज सिंपली द एंगल विच इज मेड बाय द नेट फोर्स विद द वर्टिकल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस उस टर्म को एक नाम दे दिया है कि नेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है। ओके सर। ओके, तो ये नोट कर लिया तो कैन Sir, वी wait, गो टू द wait. क्वेश्चन पार्ट? ओके, No, sir. ठीक है, तो नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Done, sir. ओके, सर एक से ठीक है, नोट कर। डन सर। ठीक है, अब देखिए, नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आपको ये भी पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड एवरीथिंग, यू नो दैट, राइट? तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं सर। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपसे ये क्वेश्चन ये कहता हूं कि सर ये कोई बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं 4 किलोग्राम है। ये एक ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए 4 किलोग्राम है। इस ब्लॉक पे
I applied an external force F is equal to 10 न्यूटन। ये मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया है, ठीक है सर। और इस पे जो म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में, दैट इज 0.4 और म्यू के इज इक्वल टू 0.3। म्यू के का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मास ऑफ द बॉडी आपको पता है 4 किलोग्राम, और इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मुझे नहीं पता कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी नहीं करेगी। एक्सेलरेशन अगर करेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी आपकी मूव कर ही जाए। मुझे कोई बताएगा कि ये बॉडी मूव कब करेगी? अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी के मूव करने की कंडीशन क्या है? When do you think the body can move? What will be So the when required friction will be condition? just equal to force. Very good, very good. More than F max, yes. मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपका external force has to be at least equal to the friction or it should be greater than friction. अगर आपका external force is equal to the friction, then in that case acceleration of the body will be zero without any doubt. कि अगर दोनों force equal हो गए तो आपका उस केस में एक्सेलरेशन कितना मानोगे? जीरो मानोगे। हाँ, बॉडी विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, बट उस केस में आप एक्सेलरेशन जीरो मानेंगे। अगर बॉडी को एक्सेलरेट होना है तो एक वन ऑफ द फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर, मतलब यस, तो फ्रिक्शन से ज्यादा हो। कौन सा फ्रिक्शन? तो ऑब्वियसली स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कि बॉडी मूव करेगी या नहीं। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या काम किया करो? स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करो। और स्टैटिक फ्रिक्शन सर कैसे चेक करोगे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन आप लिखोगे म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ये है और ये नीचे mg है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हेयर n इज इक्वल टू mg, बट हमेशा n mg के बराबर नहीं होता है। इस केस में n किसके बराबर आ रहा है? mg के बराबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय mg। आई होप सबको क्लियर है। तो एफ एस Yes, की sir. वैल्यू क्या आएगी? म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, m की वैल्यू इज 4, g की वैल्यू इज 10। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 will be equal to 16 if I'm not wrong. Is it Yes, correct? sir. इसका मतलब और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि एफ एस की जो मैक्सिमम है दैट इज ग्रेटर देन ऑफ एफ एक्सटर्नल। तो विल द बॉडी मूव और नॉट? What will happen to the body? Will it No, move or sir. not? No, sir, of course not. इसका मतलब बॉडी विल नॉट मूव। बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इस केस में तो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही जीरो है। समझ में आ गया? अब इसी में एक बार और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं ताकि दूसरा एस्पेक्ट भी इसका समझा सकूं मैं। पहले इसको नोट करो जल्दी से, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। डन सर। देन ओके, अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं, स्लाइट वेरिएशन। देखो, इसको मैंने कर दिया 0.2 और इसको मैंने कर दिया 0.1। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई मेड इट एज 0.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आई मेक इट एज 0.1। अब अगर मैं आपसे ये इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन कराऊं, Excuse me, sir. या एक्सक्यूज बोलो। Sir, F external is the frictional force, the kinetic frictional force. नहीं, F external means the force that you have applied on the body. Okay, sir. Yes, sir. है ना? This is not neither static nor kinetic. This is the force that is being applied by you on the body to make it move. But body will only move when this applied force is at least equal or greater than that of static friction. And once the body starts moving, then the friction will change its nature from static to kinetic. Did you understand? कि अगर एक बार बॉडी मूव होने लग गई तो उस केस में द फ्रिक्शन दैट यू विल कंसीडर विल बी काइनेटिक। वेरी गुड ताहिरा। बॉडी विल मूव इन द सेकंड केस। तो चलो मैं पहले ये बता दूं फिर से
कि फिर से इस केस में हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। देखो ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी विल मूव। इफ इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी विल नॉट मूव। समझ आ रही है बात? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर भी लिखूंगा तो लिखूंगा म्यू एन, और एन की वैल्यू अभी भी वही mg ही रहेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्स, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? fx यस, max हाँ fs max एट, वेरी गुड। तो ये 0.2 मास इज 4 मल्टीप्लाइड बाय g, इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 न्यूटन आएगा। इसका मतलब सर इफ एक्सटर्नली जो आपने लगाई, यस जानवी, बॉडी विल मूव, वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इट इज ग्रेटर, तो बिकॉज इट इज ग्रेटर बॉडी विल मूव। एंड वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो अब आप कह सकते हो कि बॉडी इज मूविंग, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो यही लगेगा 10 न्यूटन का, बट बॉडी मूव करने लगेगी तो जो फ्रिक्शन आप कंसीडर करेंगे दैट विल नॉट बी स्टैटिक, इट विल बी काइनेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। Yes, तो sir. एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और नेट फोर्स क्या होगा? 10 माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी विच इज 4। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आप कैसे लिखेंगे? तो मैं पूरी चीज लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 4, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ म्यू के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के? तो म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी होगी? तो एन की वैल्यू mg के बराबर, और 40। n इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 40 40 डिवाइडेड बाय 4, है ना? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 6 बाय 4, दैट इज 3 बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। जानवी एफ के इसलिए आया बिकॉज दिस बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग। यही तो हमने चेक किया ना, आपने खुद ही बोला कि बॉडी मूव करेगी, राइट? तो once the body starts moving, तो the friction becomes kinetic। जब बॉडी मूव करने लगती है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज टेकन एज काइनेटिक, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो स्टैटिक होती है। सर हाँ जी, आप ये बता सकते हैं कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों हो जाता है? एक बार रिकॉल कराएं। हाँ इसलिए हो जाता है कि देखो बेसिकली वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, इसका मतलब है कि बॉन्ड्स जो मतलब मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे ना, वो बॉन्ड अब ब्रेक होने लगा है। आ रही बात समझ में? कि मतलब sir. आप बॉडी पे इतना फोर्स लगाने लगे हो कि वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो अगर वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो फ्रिक्शनल फोर्स होता ही क्यों है? मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है उसके कारण। तो अगर आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना। यस सर। मतलब वो बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं रहे, वो बॉन्ड कमजोर हो गए, तो फ्रिक्शन भी कम हो गया। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं? yes sir ठीक है, मेरी बात सुनिए। वेट सर, ओके जानवी। Is it done, Janvi? Can I erase this now? Okay. So let's move to the next question. अच्छा, यहाँ पर n किसके बराबर आया? mg के बराबर। Okay, moving on to the next question. Try to understand. सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि there is a body and this body is of mass 2 kilogram moving with a velocity of 10 meter per second. This body is moving with a velocity of 10 meter per second this way. ये बॉडी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और आपसे बोला गया कि इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ऑब्वियसली दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज बॉडी इज मूविंग। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक और काइनेटिक? Kinetic.
kinetic, so obviously I'm not writing k, but in back of your mind you can say that this coefficient would be kinetic coefficient of friction. तो mu की वैल्यू मान लो कि मैंने ले लिया 0.2, चलो मान लिया 0.2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इशिका बताएगी मुझे। इशिका, टेल मी वन थिंग, Yes. कि if the body moves, so what do you think, friction will support the motion of the body or will it oppose the motion of the body? Sir, it will oppose the motion of the Of body. course it will oppose. Very good. It will oppose means it will act opposite to the direction of the motion of the body, obviously. इसका मतलब ये बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा तायरा, विल इट एक्सेलरेट द बॉडी और विल इट रिटार्ड द बॉडी? मतलब ये एक्सेलरेट कराएगा बॉडी को या बॉडी में रिटार्डेशन लाएगा? मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा? सर डिक्रीज करेंगे। Of course it will decrease the velocity. Very good. तो इसका मतलब तो यही बात हुई ना कि सर it body will finally stop. Body will finally stop because the final velocity will become zero, क्योंकि ये फ्रिक्शन इस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब आप आगे दौड़ना चाहते हो और आपको कोई पीछे खींच रहा है, तो आपकी वेलोसिटी कम होते होते फाइनली इट विल बिकम जीरो। तो बेटा जब ये रेस्ट में आएगा तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा या नहीं? Yes, sir. ऐसा तो नहीं Yes, कि एकदम है ना इंस्टेंटेनियसली तो रेस्ट में नहीं आएगा, ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी एंड फाइनली इट विल बिकम जीरो। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते फाइनली जीरो हो जाएगी। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट विल कवर सम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन आपका बस यही है कि फाइंड distance traveled by body before it stops। बॉडी का वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए जो ये कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप्स। इससे पहले कि वो रेस्ट में आए आप इसका डिस्टेंस निकालिए। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, प्लीज थिंक अबाउट दिस एंड देन आई विल सॉल्व। सर तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाला था? अरे पहले वाले क्वेश्चन में जानवी बॉडी मूव नहीं हुई थी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी टुक इन दैट केस, जानवी तो अभी भी पहले ही क्वेश्चन पे पड़ी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी दैट वाज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब है कि इस केस में बॉडी मूव नहीं होगी। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही तो निकाला था जानवी। इफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास करके एक्सेलरेशन ही तो निकाला था। व्हाट हैपेंड टू यू जानवी? Sir. हाँ सक्षम, 1 मिनट सक्षम, लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम जानवी देन आई विल कम टू यू। हाँ जानवी बोलो। मैंने लिखा है क्यों निकाला था, क्योंकि जानवी क्वेश्चन ही वही था कि उसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना था। अरे जानवी वो रिटार्ड करता है, बट एक बात बताओ, रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन और नॉट? जानवी टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटार्डेशन? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक सो दैट थोड़ी आसानी से बात हो। निगेटिव, व्हाट निगेटिव? निगेटिव ऑफ व्हाट जानवी? नेगेटिव ऑफ व्हाट? Obviously you just told me negative of acceleration। तो अगर मैं मान लो कि मैं कह दूं acceleration, तो आपको ये नहीं समझ में आ जाएगा कि it is opposite to the motion, तो it should be a retardation, है ना? But last वाले क्वेश्चन में we had two forces जानवी, one was external force which was 10 Newton and one was kinetic friction, मतलब इसकी कुछ वैल्यू मान लो 8 Newton। तो अल्टीमेटली दिस बॉडी विल रिटार्ड और दिस बॉडी विल एक्सेलरेट। जानवी मुझे बताओ कि फ्रिक्शन यहाँ पर ग्रेटर है या एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर है? तो बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, इसमें नेट फोर्स आप यही लिखेंगे ना, एफ नेट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 8। तो एक्सेलरेशन इसमें निकालेंगे या रिटार्डेशन निकालेंगे? इफ एक्सटर्नल ग्रेटर है, इसका मतलब अल्टीमेटली बॉडी विल एक्सेलरेट, राइट जानवी? बट हियर वी डोंट हैव एनी अदर फोर्स अदर देन फ्रिक्शन। हियर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज फ्रिक्शन एंड इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो will this body accelerate or will it retard in this case?
retard. So now did you understand the difference? Why in the previous question I call it as acceleration and why in this question I am calling it as retardation? Because in the previous question I had two forces out of which the external was greater than that of friction. The external का जो effect है ना वो friction के effect से ज्यादा था. So that is why it accelerated. हाँ सक्षम, you were asking something. Ask me now. कुछ नहीं हो गया क्लियर हो गया. अब भाई बाकी बच्चे सुने ध्यान से. पहली बात तो यहाँ पर what will be the value of friction? Who will tell me? कैसे निकालूं मैं? फ्रिक्शन की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो सर म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन लिख लूं. यस सर म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन. तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लिखूंगा तो म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू फिर से mg है या नहीं है? सबकी आवाज आनी चाहिए. एन इज स्टिल इक्वल टू mg. तो mg की वैल्यू बच्चे 2 into 10 मतलब 20. तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.4 एंड द ओनली फोर्स विच इज 0.4 नहीं सॉरी 4 and the only force which is acting on this body is this 4 Newton. तो acceleration which is retardation actually में, तो इसको हम लिख सकते हैं minus of f by m because acceleration और retardation is force by mass और negative sign मैंने इसलिए लगाया because it is the retardation. तो ये 4 divided by mass is 2. तो ये retardation की value -2 meter per second square होगी. Tell me yes or no. Did you understand till here? Please, if you have any issue, please ask me. Otherwise, we can proceed. सर हाँ जी बोलो. सर इसका मतलब तो ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा ये जो फ्रिक्शन अभी फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स गिवन है क्या सक्षम? नहीं सर नहीं. तो फॉरगेट अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स. बात इतनी सी है कि बॉडी वाज मूविंग, मतलब मैंने उसको हिट कर दिया होगा और वो मूव करने लगा होगा. ये भी हो सकता है ना, कि किसी पॉइंट पे मैंने जस्ट उसको हिट कर दिया और वो आगे बढ़ रहा होगा. समझ रहे हो? तो अगर मैं किसी पॉइंट पे बॉडी को हिट कर दूं और वो आगे बढ़े तो वो आगे ही तो नहीं बढ़ता रहता, वो रुक जाता है या नहीं? ओके सर, मतलब हमने है ना? इस केस में वो हाँ. उसको जीरो मान लिया. हाँ जाहिर सी बात है कि अगर वो कंटिन्यूअसली हम बॉडी पे एक्ट नहीं करा रहे ना, मैंने तो ये माना कि बॉडी चलती हुई आ रही है. सारी बात समझ में. मैंने ये नहीं बोला कि कंटिन्यूअसली द फोर्स इज एक्टिंग. पहले यहां तक सबको समझ में आया? एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्लियर है सबको? सर मतलब हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन निकाला है. मतलब हाँ, एक्सेलरेशन इज ऑन नेगेटिव एक्सिस ऐसा भी कह सकते हो, सिंपली कह लो रिटार्डेशन हो रहा है. तो अब मुझे क्या निकालना था? डिस्टेंस. तुम एक बात ध्यान से देखो. आई नो द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, when the body will stop, what will be the final velocity? Who will tell me? 0. Of course that will be 0. तो यहां पर एक्सेलरेशन देखो, ये जो रिटार्डेशन है बेसिकली ये कांस्टेंट है ना. 2 is a fixed number, तो it is a constant. इसका मतलब I can use equation of motion, and the equation of motion that I'll be using is u square plus of 2as. I think you have seen this equation. Yes. Final velocity will be 0. Initial is 10 square plus of twice of acceleration. You will put it as minus of 2 multiplied by s. So this will be 100 is equal to 4s. So s will be equal to 25 meter. Tell me, did you understand this whole question or not? Yes, sir. Yes, sir. I just calculated the value of retardation from the formula force divided by mass. And then I just used that retardation in the equation of motion to calculate the distance traveled by the body before coming to rest. ठीक है? तो note कर लो. We'll keep today's class till here and rest we'll discuss in tomorrow's class. ठीक है? तो आज इतना ही रहने दो. Rest